चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट अपना। हम लोगों ने 125 तक किया था डियर, आइए 126 से देखते हैं। लिखा है वर्ड बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट। क्या होता है? दिवालिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोई आदमी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन है और वो क्या करता है, बैंक वगैरह से कर्ज वगैरह लेता है और उसे पे नहीं कर पाता है, तो सरकार इसे क्या कर देती है या बैंक क्या कर देती है, दिवालिया घोषित कर देती है। उसे बोला जाता है बैंकक्रप्ट। ओके, इंसॉल्वेंट मतलब भी दिवालिया। और डेस्टिट्यूट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब या ज़रूरतमंद होता है, तो दूर का सिनोनिम हो जाएगा कि जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। और बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है दिवालिया करार दे, मतलब दिवालिया हो गया आदमी, एकदम भिखमंगा हो गया, गरीब हो गया, कुछ नहीं बचा है, कंगाल हो गया। सॉल्वेंट और वेल्दी का मतलब जो धनी हो, जिसके पास पैसा वैसा हो। एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उस कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। अब बात आई कि बैंकक्रप्ट को याद कैसे करें। बैंक ने करप्ट कंपनी को, बैंक थी, बैंक ने करप्ट मतलब भ्रष्ट, बैंक ने करप्ट कंपनी को या बैंक ने करप्ट इंसान को क्या घोषित कर दिया, बैंकक्रप्ट। बैंक ने करप्ट इंसान को या बैंक ने करप्ट कंपनी को क्या घोषित कर दिया, बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इंसॉल्वेंट मतलब भी दिवालिया, तो यही लगेगा आंसर। एफ्लिक्शन मतलब होता है दुख दर्द पीड़ा। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। एडवर्सिटी मतलब आपदा या विपदा, ठीक है। अब बैंकक्रप्ट का चाहिए हम लोगों को अपोजिट। एंग्जाइटी का मतलब चिंता या बेचैनी। कंसर्न मतलब भी होता है चिंता। एप्रीहेंशन मतलब शक या डर, किसी चीज़ की शंका या डर। एप्रीहेंशन मतलब किसी चीज़ की शंका या फिर किसी चीज़ का डर। और वेल्दी मतलब धनी। एक तरफ आदमी बैंकक्रप्ट हो जाएगा तो कंगाल हो जाएगा और दूसरी तरफ आदमी वेल्दी है, धनी है, तो यही इसका अपोजिट लगेगा। याद कैसे करेंगे, बैंक करप्ट कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दी, दिवालिया घोषित कर दी, या बैंक ने करप्ट इंसान को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है सैटर। सैटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सैटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वर्ब। क्या है, वर्ब ना। क्या कह रहा है, कह रहा है सैटर। सैटर का मतलब होता है क्या करना, जैसे बिखेरना, कोई चीज़ क्या कर देना, बिखेर देना, तो फैलाना या बिखेरना। सैटर का क्या मतलब हुआ, फैलाना या बिखेरना। बिखेरना, जैसे कांच वगैरह में आप लोग बॉल फेंकते हो या पत्थर फेंकते हो तो कांच बिखेर देता है ना वो, तो उसे बोला जाता है स्कैटर। अच्छा, ब्रेक मतलब भी होता है टूटना या बिखेरना किसी चीज़ को। अपरूट मतलब किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। जबकि इरेक्ट और बुल्डअप का मतलब होता है बनाना। इरेक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाना और बुल्ड वगैरह छोटी छोटी चीज़ों को या छोटे घर को या झोपड़ी को बनाने के लिए लगता है। एग्जाम्पल देखिए, द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, विस्फोटक सामान ना, तो द एक्सप्लोजन सैटर्ड ऑल द विंडोज इन द बिल्डिंग। जो एक्सप्लोजन था, जो विस्फोटक पदार्थ था, उसने सारी जो विंडोज़ थी बिल्डिंग की, सारी खिड़कियों को क्या किया, बिखेर दिया, तोड़ दिया। तो इसका मतलब शैटर मतलब फैलना, फैलाना, बिखेरना, तोड़ना, उस सेंस में यूज होता है। अब बात आई कि शैटर को याद कैसे करेंगे। शैटर को ऐसे याद कर लेंगे, जो शटर था, जो कांच का शटर लगा था या जो टीने का शटर था, उसको बम जब चला तो बम ने शटर को क्या कर दिया, शैटर कर दिया, बिखेर दिया। एबोलिश का मतलब समाप्त करना, खासकर नियम कानून को समाप्त करना या टैक्स वगैरह को समाप्त करने के लिए एबोलिश वर्ड का यूज़ किया जाता है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, डिमोलिश का मतलब ढहाना होता है, खासकर बिल्डिंग वगैरह को ढहा देना, तो वो डिमोलिश होता है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, खासकर फसल वगैरह जब नेचुरल फिनोमेना के कारण नष्ट हो जाती है तो उसे डिस्ट्रॉय करना बोलते हैं। तो एबोलिश समाप्त करना, डिमोलिश एक तरीके से ढहाना बिल्डिंग को, डिस्ट्रॉय मतलब भी होता है समाप्त करना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तो यही लगेगा। अब शैटर का अपोजिट चाहिए, तो बुल्डअप मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, तो यही इसका अपोजिट होगा। पैर्डन मतलब होता है किसी को माफ़ करना। एक्यूट मतलब भी होता है किसी को छोड़ना या माफ़ करना। और एक्सोनरेट का मतलब भी होता है किसी को माफ़ करना या बरी करना। तो पैर्डन और एक्यूट और एक्सोनरेट तीनों का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, माफ़ कर देना या छोड़ देना, ठीक है।
पार्डन ये ऑफिशियल वर्ड है, ऑफिशियली किसी को माफ़ किया जाता है। एक्यूट कोई क्राइम किसी ने किया है उसमें उसको माफ़ कर दिया गया तो उस सेंस में यूज होता है, हालांकि सिनोनिम तीनों हैं। अब बात आई शटर को याद कैसे करेंगे। शटर, बम चला, बम फटा और बम ने शटर को जो प्लास्टिक का शटर लगा था या जो स्टील का शटर लगा था या कांच का जो शटर था उसको शैटर कर दिया। 129 ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव। क्या है एडजेक्टिव, इसका डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़वादी, रूढ़वादी या फिर परंपरावादी, रूढ़वादी या फिर परंपरावादी, यानी परंपरा को कुछ लोग होते नहीं हैं पुरानी परंपरा को लेके चलते हैं, छोड़ते नहीं हैं, या पुरानी विचारधारा के होते हैं तो उसे रूढ़वादी या परंपरावादी बोलते हैं, जो मॉडर्न ज़माने के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को बदलते नहीं। ओपिनियटेड मतलब भी वही होता है जो अपनी ओपिनियन, राय को पकड़ के चले। बाइगॉटेड मतलब भी कट्टर होता है जो अपने धर्म, जाति या देश या मजहब को लेके बहुत ज़्यादा क्या रहे, अपने धर्म को लेके, अपने जाति को लेके बहुत ज़्यादा क्या रहे, डॉगमेटिक नेचर का। तो डॉगमेटिक, ओपिनियटेड और बाइगॉटेड तीनों का मतलब होता है कि रूढ़वादी या परंपरावादी। हालांकि बाइगॉट मतलब कट्टर भी होता है लेकिन सिनोनिम में हो जाएगा। एमिएबल जो होता है मित्रवत होता है, फ्लेक्सिबल जो होता है लचीला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अपोजिट एमिएबल कैसे हुआ, दूर का हुआ कि एमिएबल मिलनसार जो हर एक चीज़ को लेके चले ना, और फ्लेक्सिबल तो लचीला होता है जो मतलब रूढ़वादी ना हो, चीज़ों के अनुसार, समय के अनुसार अपने आप को ढाल ले। तो दूर के दोनों बहुत दूर के सिनोनिम मतलब अपोजिट हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज स्टूडेंट एंड डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब रूढ़वादी है, इन गिविंग हिज ओपिनियंस, वो अपनी राय देने में बहुत ज़्यादा रूढ़वादी है या परंपरावादी है। अब बात आई कि डॉगमेटिक को याद कैसे करेंगे, तो डॉग का और माटी का कैसा संबंध है। डॉगमेटिक, डॉग मतलब कुत्ता, माटी मतलब मिट्टी, तो डॉग और मिट्टी का यानी माटी का कैसा संबंध है, डॉगमेटिक, परंपरावादी, रूढ़वादी। चाहे छोटा कोई स्वीटी कुत्ता हो या कोई बड़ा कुत्ता हो, जहाँ भी बैठते हैं मिट्टी को साफ करके बैठते हैं, तो डॉग और माटी का संबंध डॉगमेटिक है, रूढ़वादी है। फैनाटिकल मतलब भी कट्टर या रूढ़वादी, तो यही इसका सिनोनिम लगेगा। सिली मतलब मूर्ख होता है, एसिनाइन मतलब भी मूर्ख होता है, इम्बेसाइल मतलब भी होता है मूर्ख या भोंदू टाइप का, तो ये तीनों का मतलब मूर्ख ही है, आपस में सिनोनिम है। याद कैसे करेंगे, डॉग का और माटी का संबंध कैसा है, डॉगमेटिक है, रूढ़वादी है या परंपरावादी है। नेक्स्ट है 129 यानी 129 नंबर, लिखा है नाइटमेयर। नाइटमेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब होता है डियर, डरावना सपना। कैसा सपना, डरावना सपना। कोई ऐसा सपना है जो डरावना है काफ़ी ज़्यादा, उसको नाइटमेयर बोलते हैं। तो नाइटमेयर डरावना सपना। अच्छा, ड्रीम मतलब भी सपना होता है लेकिन सामान्य सा कोई सपना। पैराडाइज और हैप्पीनेस खुशी होता है। पैराडाइज एक तरीके का स्वर्ग होता है, यानी पैराडाइज लास्ट, अक्सर आपने एक कहानी का नाम भी सुना होगा। तो पैराडाइज स्वर्ग से संबंधित है और हैप्पीनेस खुशी से संबंधित है, ये दोनों बहुत दूर के अपोजिट हैं। और नाइटमेयर मतलब एक ऐसा सपना जो डरावना हो, ठीक है, ये बहुत दूर के अपोजिट हैं। ही स्टिल हैज़ नाइटमेयर, वह अभी भी नाइटमेयर डरावने सपने में है, अबाउट द एक्सीडेंट, जो उसने डरावना सपना देखा था एक्सीडेंट का, उसके मन में अभी भी वो चीज़ें हैं। अब बात आई कि नाइटमेयर को याद कैसे करें, तो नाइट में जो मेयर उठ के बैठ जाए, कोई मेयर है, शहर की कोई मेयर है और नाइट में यानी रात में मेयर जो थी उठ के बैठ गई, तो उसका सपना कैसा था, नाइटमेयर, डरावना सपना था कि रात में 2 बजे वो उठ के बैठ गई। तो नाइट में मेयर उठ के बैठ गई तो उसका सपना नाइटमेयर था यानी डरावना था। ब्रीविटी तो संक्षिप्तता होती है, किसी चीज़ को बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं तो ब्रीविटी मतलब संक्षिप्तता। कंसाइजनेस मतलब भी होता है संक्षिप्तता, ब्रीफनेस मतलब भी होता है संक्षिप्तता। तो इन तीनों का मतलब सटीकता या संक्षिप्तता होता है, ठीक है। अरे ये ब्रीफ रहा था, ये कंसाइज रहा था, तो इन सब का मतलब क्या था, संक्षिप्त होता है, तो उसी से बन गया नाउन, तो संक्षिप्तता। ड्रीम मतलब सपना, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन ड्रीम नॉर्मल सपना होता है, नाइटमेयर डरावना सपना, इसीलिए नाइटमेयर के साथ कभी बैड नाइटमेयर नहीं लिखते, क्योंकि नाइटमेयर खुद ही बैड होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, नाइट में मेयर ने कैसा सपना देखा, नाइटमेयर डरावना। अगला है नॉन प्लस। नॉन प्लस का क्या मतलब है, नॉन प्लस का क्या मतलब है कि
नॉन प्लस ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, यानी नॉन प्लस मतलब घबराना या घबरा जाना। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप घबरा गए हैं और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए हैं, अपनी बातों को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे रिएक्ट करें यही आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या हो गए हैं, नॉन प्लस हो गए हैं, घबरा गए हैं। परप्लेक्स मतलब भी होता है घबरा जाना। टेक अबैक का मतलब भी भौचक्का हो जाना यानी घबरा जाना। जबकि श्योर का मतलब किसी काम को लेकर निश्चित होना जहाँ पे कन्फ्यूजन कोई ना हो। ही वॉज नॉन प्लस्ड बाई सच एन आड क्वेश्चन, उससे एक अजीब क्वेश्चन पूछा गया तो इस अजीब क्वेश्चन ने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, नॉन प्लस्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, घबरा दिया। नॉन प्लस्ड को अब सिनोनिम में देखें तो टेक अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित या भौचक्का कर देना, तो यही आंसर होगा। काजोल मतलब किसी को बहलाना फुसलाना। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना और कोक्स का मतलब बहलाना फुसलाना। तो काजोल और कोक्स का मतलब बहलाना फुसलाना और बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। अब याद कैसे करें नॉन प्लस, इसको ऐसे याद कर लो कि जब आप बचपन में मैथ पढ़ते थे तो इसको जब आप करते थे सॉल्व तो इस 9 को इस 9 से मल्टीप्लाई करके इस वाले 9 को इसमें ऐड करते थे, तो ओवरऑल आप 9 क्या करते थे, ऐड ही तो करते थे। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपसे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाने लगा। अब क्वेश्चन ऐसे आता है आपके एग्ज़ाम में, तो अब भी आप वही करोगे, इन तीनों 9 को इन तीनों 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड ही करोगे। लेकिन इतनी बड़ी डिजिट हो गई कि 9 प्लस करने में अब आप क्या हो जाओगे, नॉन प्लस हो जाओगे, घबरा जाओगे। तो 9 प्लस करने में आप क्या हो जाते हो, नॉन प्लस हो जाते हो, घबरा जाते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका 131 फ्लंक। फ्लंक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। फ्लंक का मतलब होता है फेल होना यानी असफल होना, किसी काम में असफल होना, खासकर एग्जाम वगैरह में फेल हो जाना, वो फ्लंक है। फेल असफल होना। फॉल थ्रू ये फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब असफल होना। पास और सक्सीड का मतलब सफल होना। अच्छा, ही फ्लंक्ड मैथ इन सेकंड ग्रेड, वह मैथ में सेकंड ग्रेड में क्या हो गया, फेल हो गया। अब बात आई फ्लंक को कैसे याद करेंगे, तो जब फ्लंक को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो फ्लंक 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 यानी अंक अंक अंक, फ्लंक अंक फ्लंक अंक, यानी फ्लंक पढ़ते समय अंक आ रहा है ना, तो अंक नहीं आएगा एग्जाम में तो आप फ्लंक हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अच्छा, परस्यूट का मतलब तो किसी को राजी करना या मनाना होता है। कन्विंस करना भी किसी को राजी करना या मनाना। अर्ज मतलब किसी से आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। और फेल का मतलब असफल होना, तो यही होगा आंसर सिनोनिम। अच्छा, फ्लंक का अपोजिट चाहिए तो फ्लंक का मतलब फेल होना, पास मतलब पास होना, तो यही इसका अपोजिट होगा। अच्छा, प्रिजर्व का मतलब और कंजर्व का मतलब किसी चीज़ को संरक्षित रखना, जैसे पानी वानी को प्रिजर्व किया जाता है ना, तो प्रिजर्व या कंजर्व का मतलब किसी चीज़ को संरक्षित रखना यानी बचा के रखना। और सिक्योर का मतलब सुनिश्चित करना, कोई चीज़ सिक्योर करना, सुरक्षित करना, इसी से बनता है सिक्योरिटी। अब बात आई कैसे याद करेंगे। पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप क्या हो जाएंगे, फ्लंक हो जाएंगे। पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप क्या हो जाएंगे, फ्लंक हो जाएंगे ना। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है इधर उधर घूमना, खाने की तलाश में या भोजन की तलाश में या नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमना, उसे बोला जाता है ट्रैम्प। अच्छा, रैम्बल मतलब भी होता है इधर उधर घूमना, इसी से रैम्बलर बनता है। रोम मतलब भी होता है इधर उधर घूमना। और रेस्ट और रिपोज का मतलब कहीं पे घूमना उमना नहीं, कहीं पे बैठ के आराम करना, तो रेस्ट और रिपोज का मतलब आराम करना। और ट्रैम्प, रैम्बल और रोम का मतलब होता है इधर उधर घूमना। अब बात आई कि ट्रैम्प को याद कैसे करेंगे ना। ट्रैम्प को याद कैसे करेंगे, तो ट्रैम्प को याद ऐसे करेंगे, ट्रैम्प को याद ऐसे करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप क्या करते रहते हैं, हमेशा ट्रैम्प करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इस देश कभी उस देश। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते रहते हैं, ट्रैम्प करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। रोम मतलब भी होता है घूमना, तो यही ए ऑप्शन लगेगा। प्रोहिबिट का मतलब तो किसी चीज़ में क्या करना, मना करना, खासकर कहीं पे जैसे पब्लिक प्लेस है, धूम्रपान करना क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है, मना करना। तो धूम्रपान यानी इलीगल चीज़ों के लिए मना करना।
डिबार मतलब रोकना, पेपर वगैरह से अक्सर बच्चे को डिबार कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। फॉरबिड मतलब नॉर्मली किसी चीज़ को मना करना। मान लीजिए घर वाले, कहीं आप लव मैरिज कर रहे हैं और घर वालों को नहीं मंजूर है, तो शादी करने से उन्होंने फॉरबिड कर दिया, तो मना करना। ओवरऑल इन तीनों का मतलब रोकना या मना करना होता है। ये नॉर्मल सेंस में यूज़ होता है, ये पेपर ओपर के लिए होता है, ये धूम्रपान के लिए होता है। याद कैसे करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमेशा ट्रैम करते रहते हैं, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं। अब बात आई 133 की स्कैरसिटी। क्या है स्कैरसिटी? स्कैरसिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। स्कैरसिटी का मतलब होता है भोजन वगैरह की कमी या अभाव। मान लीजिए भोजन वगैरह है, फूड वगैरह की कमी हो जाए तो उसको स्कैरसिटी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, किसी भी वर्ड के लास्ट में टी वाई लगता है तो नॉर्मली वो नाउन होता है। शॉर्टेज मतलब भी कमी होती है किसी चीज़ की, और पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी। तो शॉर्टेज, पॉसिटी और स्कैरसिटी तीनों का मतलब कमी या किसी चीज़ का अभाव। जबकि एबंडेंस और सरप्लस मतलब अधिकता, किसी चीज़ की अधिकता या पर्याप्तता। एबंडेंस प्रूफ वगैरह के लिए, एविडेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। अच्छा, देयर इज़ अ ग्रेट स्कैरसिटी ऑफ फूड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी, कमी है भोजन की, इन द ड्राउट स्ट्रिकन एरियाज, यानी सूखे क्षेत्रों में। अब बात आई स्कैरसिटी को याद कैसे करेंगे? तो इस कार की सिटी में क्या है? स्कैरसिटी है। इस कार की सिटी में क्या है? स्कैरसिटी है, कमी है या अभाव। इस कार की, या कोई BMW कार है तो इस कार की सिटी में क्या है? स्कैरसिटी है, कमी है, अभाव है। अवे का मतलब होता है आदरपूर्ण डर, आदर पूर्ण भय या डर। मतलब आप किसी से डर इसलिए रहे हो क्योंकि उनका आप सम्मान करते हो। मान लीजिए आप अपने टीचर से डर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं, तो उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए डरते हैं। तो आदरपूर्ण भय या डर। वेनरेशन मतलब भी आदर या सम्मान, डिफरेंस मतलब भी आदर या सम्मान। तो वेनरेशन, डिफरेंस और अवे, इन तीनों का मतलब रिस्पेक्ट या सम्मान होता है। ठीक है। पॉसिटी का मतलब कमी या अभाव, तो यही इसका सिनोनिम लगेगा। अब स्कैरसिटी का अपोजिट देखते हैं तो एबंडेंस, अधिकता होगी तो यही लगेगा। सिन का मतलब पाप होता है, वाइस मतलब बुराइयां होती हैं, इविल मतलब भी बुराइयां या कुरीतियां होती हैं। ठीक है। स्कैरसिटी, इस कार की सिटी में क्या है? स्कैरसिटी है, मीन्स कमी है या अभाव। इस कार की सिटी में क्या है? स्कैरसिटी है, मतलब कमी है या अभाव है। अगला देखिए कमेंसुरेट। कमेंसुरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बराबर या समतुल, बराबर या समतुल। जैसे मान लीजिए वर्कर, मान लीजिए आप बहुत निपुण हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, तो आप जैसे जितने आप टैलेंटेड होंगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो आपकी सैलरी आपके टैलेंट की क्या है? कमेंसुरेट है, समतुल्य या बराबर है। इक्विवेलेंट मतलब भी होता है बराबर या समतुल। प्रोपोर्शनेट का मतलब समानुपात होता है, यानी बराबर या समतुल। इनकमेंसुरेट और अनसुटेबल, जो उचित ना हो, अनुचित, या जो बराबर या अनुरूप ना हो। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस। सैलरी किसके समतुल्य है? एक्सपीरियंस के। जिसके पास जितना अनुभव होगा उसको उसी हिसाब से सैलरी प्रोवाइड होगी। अब बात आई कमेंसुरेट को याद कैसे करें? तो कॉमन का मतलब बराबर, सूरत का मतलब चेहरा। दो भाइयों के चेहरे बराबर हैं तो एक दूसरे के क्या हैं? कमेंसुरेट। अरे 2x + 5x में से कॉमन लेना होगा तो x कॉमन लेंगे ना। तो कॉमन मतलब बराबर, सूरत मतलब चेहरा। तो दो लोगों के चेहरे समान हैं तो इसका मतलब वो आपस में कमेंसुरेट है, समतुल्य है, बराबर है। इक्विवेलेंट मतलब भी बराबर या समतुल, तो यही आपका लगेगा। ट्रिचरस मतलब होता है धोखेबाज, ट्रिचरस मतलब धोखेबाज। अनफेथफुल, जो वफादार ना हो, जो अविश्वसनीय ना हो। परफिडियस मतलब भी धोखेबाज। तो ओवरऑल इन तीनों का मतलब आप कह सकते हैं कि धोखेबाज होता है। कमेंसुरेट का अपोजिट चाहिए तो अनकमेंसुरेट अपोजिट लग जाएगा ना, अन लग जाए, इम लग जाए, ए लग जाए, ये सब अपोजिट प्रीफिक्स होते हैं। फेथफुल मतलब होता है वफादार। लॉयल मतलब भी वफादार। ट्रस्टवर्दी, जैसे हनुमान जी राम जी के बड़े ट्रस्टवर्दी थे। ट्रस्टवर्दी का मतलब विश्वसनीय व्यक्ति। लॉयल मतलब बहुत वफादार, और फेथफुल मतलब भी होता है वफादार, विश्वसनीय। डॉग वगैरह जो होते हैं अपने मालिक के बहुत फेथफुल होते हैं। तो फेथफुल और लॉयल और ट्रस्टवर्दी तीनों का मतलब होता है विश्वसनीय या वफादार। याद कैसे करेंगे? दो लोगों के सूरत जो है, चेहरा कॉमन है, तो
तो एक दूसरे के क्या हैं, कॉमन स्टूडेंट। अरे वो चिंकी पिंकी हैं ना, चिंकी मिंकी, उन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉमन स्टूडेंट हैं, मतलब समतुल्य या बराबर हैं। 135 देखिए यमी। यमी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्वादिष्ट या मीठा, स्वादिष्ट या मीठा। ये बिस्किट वगैरह के लिए स्पेशली लगता है, कोई बिस्किट वगैरह खाने में बहुत स्वादिष्ट या मीठा है तो उसे यमी बोलते हैं। अच्छा, सेवरी मतलब भी स्वादिष्ट या मीठा, लेकिन ये चिप्स वगैरह के लिए ऐसी चीज़ जो मीठी हो लेकिन उसमें नमकीनपन जैसा स्वाद हो। पहला टेबल स्पेशली भोजन के लिए स्वादिष्ट या मीठा, तो यमी, सेवरी, पहला टेबल तीनों का स्वादिष्ट या मीठा। जबकि डिश टेस्टफुल बेस्वाद और इंसिपिड स्पेशली भोजन के लिए लगता है, तो इन दोनों का मतलब बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो। दीज बिस्किट्स आर यमी, ये जो बिस्किट्स हैं ये क्या हैं, यमी हैं, स्वादिष्ट हैं। अब बात आई यमी को याद कैसे करें, तो डियर स्टूडेंट, यमी 5 रुपए का बिस्किट आता है। आप जहाँ भी रहते होंगे शॉपकीपर से मांगिएगा कि यमी बिस्किट दे दीजिए, तो यमी बिस्किट आता है मार्केट, जैसे बाउंस आता है, कोकोनट आता है, पार्ले जी आता है, उसी तरह से यमी भी आता है। तो यमी बिस्किट कैसा है, स्वादिष्ट है या मीठा है। पहला टेबल भी स्वादिष्ट या मीठा, तो यही इसका आंसर होगा। वैल्यूएबल तो कीमती होता है, जिसकी वैल्यू हो, महत्व हो ना। प्रीसियस मतलब भी होता है महत्व, मतलब प्रीसियस बहुमूल्य, खासकर हीरे वगैरह के लिए, डायमंड के लिए लगता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो ओवरऑल आप तीनों को बोल सकते हैं कि आपस में सिनोनिम है। वैल्यूएबल बात भी होती है, वैल्यूएबल व्यक्ति भी होता है। प्रीसियस डायमंड वगैरह के लिए लगता है, प्रीसियस टाइम के लिए भी लगता है। और एक्सपेंसिव कोई चीज़ होती है, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव वॉच, तो इन तीनों का मतलब होता है एक तरीके का ओवरऑल मीनिंग देखें तो महंगा ना, या महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं। यमी का अपोजिट देखिए, इंसिपिड बेस्वाद, यही लगेगा। फ्यूरियस मतलब उग्र होता है, फायरस मतलब भी उग्र होता है, वीमेंट मतलब भी उग्र, खास कर वीमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे काली माँ प्रचंड का रूप ले ली तो उस तरह से उग्र होगा तो वीमेंट होगा। तो फ्यूरियस, फायरस और वीमेंट का मतलब प्रचंड या बहुत ज़्यादा उग्र। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे यमी बिस्किट कैसा होता है, यमी होता है, यमी बिस्किट यमी होता है, स्वादिष्ट या मीठा होता है। अगला है 136 में एवोर। एवोर का क्या मतलब है, एवोर का मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मतलब नफरत करना, नफरत करना या घृणा करना, नफरत करना या किसी से घृणा करना। खास कर मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस वगैरह नहीं खाते, तो ऐसे लोगों से नफरत करते हैं या किसी भी तरीके की निर्दयता से वो नफरत करते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं एवोर। एवोर मतलब घृणा करना या नफरत करना। अच्छा, डिटेस्ट मतलब भी और लोथ मतलब भी घृणा करना या नफरत करना। तो एवोर, डिटेस्ट और लोथ तीनों का मतलब नफरत या घृणा करना। लव और एडोर का मतलब लाड़ प्यार करना। एडोर तो बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करने को एडोर बोलते हैं। एग्जाम्पल, सी एवोर्स एनी फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी टूवर्ड्स एनिमल, जानवरों के प्रति किसी भी तरीके की निर्दयता से वो लड़की नफरत करती है, कि कोई अगर जानवरों को सताएगा, मारेगा तो उससे उसको नफरत है। अब बात आई कि एवोर को याद कैसे करें, तो ए मतलब एक और भोर मतलब भोर सुबह। तो कोई आदमी आपको भोर में डेली 3 बजे 4 बजे जगाएगा तो आप उससे क्या करने लगेंगे, एवोर। कोई व्यक्ति अगर आपको भोर में जगाएगा तो आप उससे क्या करने लगेंगे, एवोर, नफरत या घृणा करने लगेंगे। एबोमिनेट मतलब भी होता है घृणा करना या नफरत करना, तो यही ए ऑप्शन लगेगा। अब्डिकेट का मतलब होता है डियर लर्नर, त्यागना या छोड़ना। क्या करना, त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना। अच्छा, रिलिंकिश मतलब भी त्यागना या छोड़ना, रिनाउंस मतलब भी त्यागना या छोड़ना। और अब्डिकेट और रिलिंकिश को काफ़ी हद तक हम लोग यूज़ करते हैं पावर एंड पोजीशन छोड़ने के लिए, बाकी सिनोनिम आपस में तीनों हैं। एवोर का अपोजिट चाहिए। सीक का मतलब तो कोई चीज़ खोजना होता है, सर्च मतलब भी खोजना, लुक अप मतलब भी होता है कोई चीज़ फाइंड करना, अडोर मतलब होता है लाड प्यार करना, तो यही डी वाला लगेगा। और सीक परमिशन एक कोलोकेशन भी है, सीक परमिशन यानी परमिशन मांगने के लिए भी लगाते हैं। बाकी ये तीनों आपस में आप बोल सकते हैं कि इनका मतलब खोजना। और लुकअप का तो स्पेशली नौकरी वगैरह खोजने के लिए यूज़ होता है। अब याद कैसे करेंगे, एक आदमी जो भोर में आपको जगाएगा उससे आप क्या करेंगे, उससे आप एवोर करेंगे, नफरत करेंगे या घृणा करेंगे। अगला है 137। 137 मतलब है हैजार्ड। हैजार्ड मतलब खतरा। क्या है, हैजार्ड मतलब खतरा, इसी से हैजार्डस बनता है। जैसे स्मोकिंग वगैरह करेंगे, स्मोक करेंगे तो ये आपके लिए हैजार्ड है, खतरा है ना। पेरिल मतलब भी खतरा, रिस्क मतलब भी खतरा, जबकि सेफगार्ड और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा या रक्षा।
एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द हैजार्ड ऑफ स्मोकिंग, हर एक व्यक्ति स्मोकिंग के खतरे से क्या है, जागरूक है, मतलब अवेयर है। हैजार्ड का सिनोनिम चाहिए हम लोगों को। अच्छा, हैजार्ड को याद कैसे करें, तो सबको पता है कि जो हैजा होता है, जो हैजा होता है वो हैजार्ड है। आप सबको पता है कि हैजा जो महामारी है या बीमारी है, हैजा क्या है, एक तरीके के हैजार्ड है, खतरा ही तो है। हैजा फैलता है तो पूरे एरिया में फैल जाता है, तो हैजा क्या है लोगों के लिए, हैजार्ड खतरा है। फ्रीडम स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी मतलब भी स्वतंत्रता होता है, इमेंसिपेशन मतलब भी मुक्ति होती है, इमेंसिपेशन जैसे मोक्ष वगैरह की मुक्ति होती है ना। तो ओवरऑल ये तीनों आपस में क्या है, तीनों का मतलब होता है एक तरीके की स्वतंत्रता। और डेंजर मतलब खतरा ना, या रिस्क, तो यही लगेगा आंसर। अब बात आई हैजार्ड का अपोजिट क्या है, स्लेवरी मतलब गुलामी, बॉन्डेज मतलब भी गुलामी, क्लियर, और वेसलेज मतलब भी एक तरीके की गुलामी। तो सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ, रक्षा, तो यही अपोजिट लगेगा। याद कैसे करेंगे, हैजा रोग जो है वो लोगों के लिए क्या है, हैजार्ड है, यानी खतरा है। हैजा रोग जो है वो लोगों के लिए क्या है, हैजार्ड है, खतरा है। 138 देखिए, 138 है अटरली। अटरली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरी तरीके से या पूरी तरह से, यानी कम्प्लीटली, इंटायरली। तो टोटली मतलब भी, इंटायरली मतलब भी वही हुआ ना। इंटायर हमेशा फैमिली वगैरह के लिए लगाते हैं, इंटायर फॉरेस्ट वगैरह के लिए लगाते हैं। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, इनएडिक्वेटली मतलब अपर्याप्त रूप से ना। अच्छा, सी अटरली फेल्ड टू कन्विंस देम, सी अटरली फेल्ड, वह पूरी तरीके से असफल हो गई, टू कन्विंस देम, उन लोगों को कन्विंस करने में। अब बात आई अटरली को याद कैसे करें। अटरली को याद ऐसे करेंगे कि उत्तर, UTTER यानी उत्तर, तो उत्तर उसने कैसे दिया, अटरली, जितना उत्तर उसको आता था सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर उसने अटरली दिया, पूरी तरीके से, कंप्लीटली दिया। तो कंप्लीटली मतलब भी होता है पूरी तरीके से, यही इसका सिनोनिम होगा। हार्डली मतलब तो मुश्किल से, स्कार्सली मतलब भी मुश्किल से, और बेयरली मतलब भी ना के बराबर। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन सब का मतलब होता है मुश्किल से या ना के बराबर, मुश्किल से। हार्डली और स्कार्सली का तो एग्जैक्ट मतलब होता है मुश्किल से, और रेयरली का मतलब बेयरली, रेयरली का ना के बराबर, वही मीनिंग लाएगी, लगभग आपस में सिनोनिम है। अटरली का अपोजिट हार्डली मुश्किल से, कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरीके से, थॉरली मतलब भी पूरी तरीके से, इंटायरली मतलब भी पूरी तरीके से, थॉरली, कंप्लीटली, इंटायरली इसका मतलब पूरी तरीके से, और अटरली मतलब भी पूरी तरीके से, जबकि हार्डली मुश्किल से, तो यही इसका अपोजिट आएगा। तो इस तरीके से आप अटरली को याद कैसे करेंगे, जितना उत्तर आ रहा था उसने अटरली उत्तर दिया, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तर दिया जितना उसको आ रहा था। अगला है 139 जियोपैर्डी। जियोपैर्डी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जियोपैर्डी क्या है, नाउन है ना। अच्छा, जियोपैर्डी का मतलब भी खतरा या संकट होता है। जैसे युद्ध वगैरह होता है ना, तो लोग मारे जाते हैं, तो युद्ध वगैरह, वार वगैरह, महाभारत जैसे हुआ, ये सब क्या है लोगों के लिए, क्या है, जियोपैर्डी है, संकट है, खतरा है। अच्छा, डेंजर मतलब भी खतरा, हैजार्ड तो अभी बताया, स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें खतरा ना। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा होता है या रक्षा होता है। तो द सिविल वार हैज पुट थाउजेंड ऑफ लाइफ्स इन जियोपैर्डी। जो सिविल वार हुआ था उसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। अब बात आई जियोपैर्डी को याद कैसे करें, तो GEOPARDY, तो जीवों पर दया करिए, जीवों पर दया करिए, नहीं तो जियोपैर्डी आ जाएगी। जीवों पर दया करिए, नहीं तो जियोपैर्डी आ जाएगी, खतरा आ जाएगा। तो जियोपैर्डी मतलब खतरा। डेंजर मतलब भी खतरा। काइंडनेस मतलब, अच्छा यही सिनोनिम हो जाएगा। काइंडनेस मतलब दया, बेनिवोलेंस मतलब भी परोपकारिता या उदारता, और जनरसिटी मतलब भी परोपकारिता या उदारता। तो बेनिवोलेंस और जनरसिटी का मतलब दयालुता या परोपकारिता, और काइंडनेस मतलब दया। ओवरऑल तीनों सिनोनिम हो सकते हैं दूर के। याद कैसे करेंगे, जीवों पर दया करिए वरना जियोपैर्डी आ जाएगी, खतरा आ जाएगा, जीव जंतु नहीं रहेंगे तो आदमी भी नहीं रहेंगे। इस तरीके से जीवों पर दया करिए वरना खतरा आ जाएगा ना। देखिए अगला है कर्नेज। कर्नेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कर्नेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। कर्नेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कर्नेज का मतलब होता है नरसंहार या कत्लेआम, नरसंहार या कत्लेआम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हों उसे बोला जाता है कर्नेज ना।
अच्छा, स्लैटर मतलब भी होता है नरसंहार, मशैकर मतलब भी होता है नरसंहार। पीस और हार्मनी का मतलब शांति होती है, ठीक है। तो द बैटल फील्ड जो युद्ध वाली फील्ड थी, क्षेत्र था, वाज अ सीन ऑफ अटर कार्नेज, वो पूरी तरीके से नरसंहार से भरा हुआ था, यानी लोग ही लोग मारे गए थे, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था। अब बात आई कर्ण एज को याद कैसे करेंगे, तो कर्ण को रिलेट कर लीजिए दानवीर कर्ण, और एज को रिलेट कर लीजिए समय सीमा अवधि ना। तो दानवीर कर्ण के समय में, दानवीर कर्ण के एज में क्या हुआ था, कर्नेज हुआ था, नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लोग मारे गए थे। तो दानवीर कर्ण के एज में क्या हुआ था, कर्नेज हुआ था, यानी नरसंहार हुआ था। मशैकर मतलब भी होता है नरसंहार। लॉयल्टी मतलब वफादारी, फिडेलिटी मतलब भी वफादारी, फेथफुलनेस मतलब भी सच्चाई या वफादारी। तो ये आपस में तीनों सिनोनिम हो सकते हैं, तीनों का कहीं ना कहीं मतलब वफादारी या विश्वसनीयता से है। याद कैसे करेंगे, दानवीर कर्ण की एज में क्या हुआ था, कर्नेज हुआ था, नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था। अगला है 141, क्या कह रहा है, जैसे एम्पल, एम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एम्पल का मतलब क्या होता है, अधिक या प्रचुर, क्या होता है, अधिक या प्रचुर ना। अच्छा, एबंडेंट मतलब भी अधिक या प्रचुर होता है, प्लेंटीफुल मतलब भी अधिक या प्रचुर होता है, जबकि स्कैंटी और स्पेयर का मतलब कम या अल्प होता है। अच्छा, देयर इज अ एम्पल एविडेंस, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में साक्ष्य सबूत हैं, दैट जो क्लाइमेट पैटर्न्स आर चेंजिंग, कि वो बता रहे हैं कि क्लाइमेट पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अब बात आई एम्पल को याद कैसे करेंगे, तो इजीली याद कर सकते हैं एम्पल और राइम लाइका टेम्पल। तो भारत में टेम्पल की मात्रा संख्या एम्पल है, भारत में टेम्पल की संख्या एम्पल है, भारत में टेम्पल की संख्या एम्पल है, प्रचुर है, अत्यधिक है। स्कैंटी मतलब कम, मियागर मतलब भी कम, स्कैंटी कोई चीज़ कम है, और मियागर सैलरी वगैरह कम के लिए लगते हैं। लिटिल मतलब कम या थोड़ा या छोटा, तो ये तीनों आपस में सिनोनिम है। जबकि कोपियस मतलब प्रचुर या अधिक होता है, तो अब सिनोनिम चाहिए तो यही लगेगा। अब एम्पल का अपोजिट चाहिए तो मियागर कम होता है, सफिशिएंट पर्याप्त होता है, एडिक्वेट पर्याप्त होता है, और सब्सटेंशियल मतलब भी पर्याप्त होता है। सब्सटेंशियल सीजर वगैरह के लिए, कब्जा वगैरह के लिए लगता है। तो ये सब तीनों का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या प्रचुर। अब याद इसको कैसे करेंगे, एम्पल टेम्पल, तो भारत में टेम्पल की संख्या क्या है, एम्पल है, भारत में टेम्पल की संख्या क्या है, एम्पल है, प्रचुर है या अत्यधिक है। अगला है सावन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन, क्या है, नाउन ना। तो जैसे सावन मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान, कोई व्यक्ति है उसके अंदर समझ है तो वो समझदार या बुद्धिमान है। लर्न मतलब भी विद्वान या समझदार, सेज मतलब भी साधु संत या बुद्धिमान होता है। फूल और इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख होता है। तो सिंस माई आंट स्पीक्स ओवर 20 लैंग्वेज, क्योंकि मेरी आंट जो हैं वो 20 लैंग्वेज से ज़्यादा भाषा बोल सकती हैं, सी इज कंसिडर्ड, इसलिए उन्हें समझा जाता है अ वर्बल सावंत, यानी शब्दों के लिए उन्हें सावंत समझा जाता है, बुद्धिमान या समझदार समझा जाता है। सावंत का मतलब यही होता है जो एक तरीके का बहुत विद्वान हो या समझदार हो, ठीक है, उस सेंस में। सावंत को याद कैसे करेंगे, रिलेट कर लो राखी सावंत से। राखी सावंत जी सावंत है, बुद्धिमान है, हालांकि वो है नहीं लेकिन तब वो याद कर लो कि राखी सावंत क्या है, सावंत है, बुद्धिमान है, समझदार है। स्कॉलर मतलब भी विद्वान या समझदार होता है, तो यही लगेगा ए ऑप्शन। इनकॉम्बो का मतलब मूर्ख होता है, डंस मतलब भी मूर्ख होता है, बिफून मतलब भी मूर्ख, इन तीनों का मतलब मूर्ख होता है, बुद्धिमान को उल्टा। अच्छा, सावंत का अपोजिट चाहिए तो सैगासियस तो बुद्धिमान या समझदार होता है, इरुडाइट तो पंडित या बुद्धिमान होता है, शीर मतलब भी बुद्धिमान यानी भविष्यदर्शी, भविष्यवाणी जो करता हो, बुद्धिमान ही एक तरीके का। फूल मतलब मूर्ख, तो इसका क्या चाहिए था, अपोजिट, तो यही फूल लग जाएगा। याद कैसे करेंगे, राखी सावंत क्या है, सावंत है मतलब बुद्धिमान है, समझदार है। अगला देखिए करिश्मा, करिश्मा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। करिश्मा क्या है, नाउन है। करिश्मा का मतलब एक तरीके से आकर्षक या प्रभावशाली, मतलब कोई ऐसी पर्सनालिटी है, मान लीजिए आप देखने में या बोलने में आप इतना प्रभावशाली हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे बोला जाता है करिश्मा। चार्म मतलब आकर्षक होता है, कैप्टिवेशन मतलब भी आकर्षक होता है,
जबकि अगलीनेस और रिपल्सन मतलब कुरूपता या नापसंदगी टाइप का होता है, ठीक है। तो सी इंचेंटेड गेस्ट, उसने गेस्ट मेहमानों को अपनी तरफ आकर्षित किया, विद हर करिश्मा, अपने आकर्षण से। आकर्षक ना बोल के आकर्षण बोलिए और अच्छा है। सीधा से ये समझिए कि करिश्मा का मतलब होता है एक ऐसा इम्पैक्ट जहाँ से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो प्रभावशाली बोल दीजिए, उसमें सब आ जाएगा। अच्छा, अब बात आई इसको याद कैसे करेंगे। तो करिश्मा कपूर जी क्या करती थी, लोगों को आकर्षक करती थी ना, आकर्षक करती थी ना अपनी तरफ, तो उनमें आकर्षण था, तो करिश्मा में क्या था, करिश्मा था। ऐसे याद कर लो, करिश्मा कपूर में क्या था, करिश्मा था। अगला देखिए, अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच में काजोल का, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब। काजोल का मतलब क्या होता है, बहलाना फुसलाना। काजोल का क्या मतलब होता है, किसी को बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना, और खासकर किसी को कुछ देकर अपना काम निकलवा लेना, छोटे छोटे बच्चे वगैरह को, तो उसे काजोल बोलते हैं। कोक्स मतलब भी बहलाना फुसलाना, और फ्लैटर मतलब भी अपना काम निकलवाने के लिए चापलूसी करना, तो वही सिनोनिम हो जाएगा। बुली और बुली का मतलब डराना धमकाना, और कंपेल का मतलब बाध्य करना, तो दोनों की मीनिंग थोड़ा अलग अलग है। बुली का मतलब डराना धमकाना, कंपेल का मतलब मजबूर करना, बाध्य करना। अपोजिट में ये दोनों आ जाएंगे। ही काजोल्ड में, उसने मुझे बहलाया फुसलाया, इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क, उस काम को करने के लिए। अब बात आई कि इस काजोल को याद कैसे करें, तो बहुत आसान है। काजोल देवगन ने अजय देवगन को बहलाया फुसलाया और शादी कर लिया, तो काजोल का मतलब काजोल करना, बहलाना फुसलाना। कोक्स मतलब भी बहलाना फुसलाना, यही लगेगा। इम्पार्ट मतलब होता है किसी को कुछ देना, खासकर नॉलेज वगैरह हम लोग इम्पार्ट करते हैं, देते हैं। इंटरेस्ट मतलब भी देना, तो कोई किसी पर कोई चीज़ विश्वास करके आप देते हैं तो इंटरेस्ट होता है। इंडो मतलब भी देना होता है, लेकिन इंडो वगैरह दान वगैरह जब लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में देते हैं तो उस सेंस में भी इंडो का यूज़ होता है। या कोई चीज़ किसी चीज़ से भरा हुआ है तो उस सेंस में भी यूज होता है। तो अगर इन तीनों की मीनिंग लिखना है तो इनका मतलब होता है देना या प्रदान करना। काजोल का अपोजिट बेस्टो का मतलब भी देना वगैरह होता है, ठीक है। और बेस्टो तो खास कर से अवार्ड वगैरह दिया जाता है। कन्फा मतलब भी देना, ये डिग्री दी जाती है। रेंडर मतलब भी देना, तो इन तीनों का भी मतलब देना। और बुली का मतलब किसी को डराना धमकाना, तो ये आपका काजोल बहलाना फुसलाना, बुली डराना धमकाना, यही लगेगा। याद कैसे करेंगे, काजोल देवगन ने अजय देवगन को बहलाया फुसलाया, तो काजोल का मतलब बहलाना फुसलाना। अगला देखिए 145 हर्डल। हर्डल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब बाधा या ऑब्स्टेकल होता है, बाधा या अवरोध, बाधा या अवरोध। खासकर मान लीजिए ये लॉकडाउन आ गया या कोरोना आ गया तो हम लोगों की लाइफ को हर्डल किया, यानी बाधित किया, बाधा डाल दिया ना। ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा या अवरोध, हिंड्रेंस मतलब भी बाधा या अवरोध, जबकि ऐड और हेल्प मतलब सहायता या मदद। द कंपनी फेसेस सेवरल फाइनेंशियल हर्डल, कंपनी ने सामना किया बहुत ज़्यादा, सीवर मतलब गंभीर, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, हर्डल्स मतलब बाधाओं का दिस ईयर, इस साल। अब हर्डल को याद कैसे करेंगे, हर दल, हर दल, एक ऐसा आदमी जो हर दल बदलेगा, बीजेपी में भी 1 साल रहेगा, 1 साल सपा में, 1 साल बसपा में, 1 साल कांग्रेस में, तो जो हर दल बदलेगा उसकी लाइफ में हर्डल आएगी, बाधा। जैसे सिद्धू साहब, तो हर दल जो बदलेगा हर साल उसकी लाइफ में हर्डल आएगी, बाधा आएगी। प्रीवैलेंस का मतलब प्रसार या फैलाव होता है। डिस्पर्सन मतलब भी फैलाव होता है। डायलेशन मतलब भी फैलाव या प्रसार, तो ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम। इन तीनों का मतलब फैलाव या प्रसार। जबकि हिंड्रेंस मतलब बाधा, तो यही लगेगा, हिंड्रेंस मतलब बाधा या अवरोध। चलिए अगला है 146 लूसिड। लूसिड का मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पष्ट। और क्या स्पष्ट डियर, कोई चीज़ लिखा गया है तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है, या कोई चीज़ बोला गया है तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है, तो उसको लूसिड बोलते हैं। लूसिड स्टाइल भी होता है कि जो स्टाइल में आपने लिखा है वो स्पष्ट है, तो लूसिड मतलब स्पष्ट। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल या ओबियस, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंटेलिजिबल मतलब और ओबियस का मतलब, देखिए ओबियस मतलब तो स्पष्ट हो ही करता है, और इंटेलिजिबल का मतलब भी होता है इंटेलिजेंसी से रिलेट करके बना है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस एक यही है कि स्पष्ट के सेंस में। इक्विवोकल और ऑब्स्क्योर, देखिए ऑब्स्क्योर तो क्लियर है, धुंधला होता है, और इक्विवोकल जिसमें दो साउंड आए तो यानी क्लियर नहीं होगा, तो इन दोनों का मतलब अस्पष्ट।
एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट राइट इन अ क्लियर एंड लूसिड स्टाइल, आपको निश्चित रूप से एक स्पष्ट और लूसिड स्टाइल में लिखना चाहिए, मतलब स्पष्ट लिखना चाहिए। अब बात आई कि लूसिड को याद कैसे करेंगे, तो 2009 में एक मूवी आई थी लूसी हॉलीवुड की, और लूसी मूवी में स्पष्ट बताया गया था कि जितना ज़्यादा चाहें आप अपने दिमाग का यूज़ कर सकते हैं। तो लूसी में ये बात लूसिड की गई थी, स्पष्ट की गई थी। विविड मतलब भी स्पष्ट होता है, और ये जानते हैं मेमोरी, याददाश्त वगैरह स्पष्ट है, अभी भी याद है आपको पुरानी बातें, तो वो विविड मेमोरी है, यही आंसर। हैजी मतलब भी मेमोरी के लिए लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। क्लाउडी मतलब भी, जैसे बादल वगैरह आकाश में आ जाते हैं तो कैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्लाउडी, ये भी धुंधला। वैग्यू मतलब भी धुंधला। तो इन तीनों का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट। अब बात है लूसिड की अपोजिट की, तो ओबियस मतलब स्पष्ट। अपैरेंट जो देखने या समझने में स्पष्ट हो, उसे अपैरेंट बोलते हैं। आर्टिकुलेट स्पीच वगैरह स्पष्ट। तो ओबियस और अपैरेंट और आर्टिकुलेट इन तीनों का क्या मतलब होता है, स्पष्ट ना। जबकि ऑब्स्क्योर मतलब धुंधला या अस्पष्ट। तो यही डी ऑप्शन आपका लगेगा। अगला है आपका कर्सरी। कर्सरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, कर्सरी क्या है, एडजेक्टिव। कर्सरी का मतलब हिंदी में सरसरी। सरसरी का मतलब एट अ ग्लैंस, कोई चीज़ जल्दबाजी में, जैसे मान लीजिए डॉक्टर को आपने अल्ट्रासाउंड दिखाया या कोई रिपोर्ट दिखाया और उसने तुरंत देखी रख दी, तो ये कैसी निगाह है उनकी, सरसरी यानी कर्सरी। ब्रीफ मतलब भी एकदम थोड़ा सा संक्षिप्त। हेस्टी मतलब भी बहुत जल्दी से, कोई बहुत कम समय में कोई चीज़ देखना। थारो और थारो का मतलब पूरी तरीके से, और केयरफुल मतलब सावधान होकर ना, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो ही साइंड विथ ओनली अ कर्सरी ग्लैंस, उसने क्षणिक थोड़े समय के लिए सरसरी निगाह से देखा और साइन किया एट द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट पर। अब बात आई कि कर्सरी को याद कैसे करोगे, तो जैसे इंग्लिश में कर्सरी है, हिंदी में सरसरी है, तो जो सरसरी है वही कर्सरी है, जो कर्सरी है वही सरसरी है। हेस्टी मतलब भी होता है जल्दीबाजी में या जल्दी, तो यही इसका सिनोनिम लगेगा। इंटायर, थारो, थ्रो नहीं थारो होगा। टोटल, इन सब का मतलब क्या होगा, थारो, इंटायर और टोटल का मतलब, इसका मतलब बिल्कुल होता है, संपूर्ण होता है, कुल होता है। याद कैसे करेंगे, जो चीज़ डियर कर्सरी है वो चीज़ हिंदी में क्या है, सरसरी है। अगला है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ट्रांजिएंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है, क्षणिक ना। अच्छा, जैसे कोई तूफान वगैरह आया या बर्फबारी हुई और कुछ समय में समाप्त हो गया, तो ट्रांजिएंट था ना। फ्लीटिंग मतलब भी क्षणिक, टेम्परेरी मतलब भी क्षणिक ना। परमानेंट और परमानेंट मतलब स्थायी, एवरलास्टिंग मतलब कभी ना समाप्त होने वाला, तो ये दोनों का मतलब स्थायी हो गया, और टेम्परेरी, फ्लीटिंग और ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक हो गया। तो 10 सुनो, जो बर्फबारी थी इज ट्रांजिएंट, वो क्षणिक थी। एंड विल मेल्ट एज सून एज द सन अपीयर्स, और जैसे सूरज निकलेगा वैसे ही बर्फ जो हुई है वो पिघल जाएगी। अब बात आई ट्रांजिएंट को, अभी याद कराते हैं। ट्रांजिएंट का सिनोनिम फ्लीटिंग, परमानेंट स्थायी, लास्टिंग और ड्यूरेबल, तो इन सब का कहीं ना कहीं मतलब हुआ स्थायी। ट्रांजिएंट का अपोजिट मोमेंट्री मतलब भी क्षणिक हो गया, इवेंसेंट मतलब भी क्षणिक हो गया, और पासिंग मतलब भी क्षणिक जो पास हो जाए, और परमानेंट जो स्थायी, तो यही लगेगा आपका आंसर डी वाला। अब बात आई कि इसको याद कैसे करेंगे, तो दो वर्ड देख लीजिए, एक है ट्रांजिएंट और एक है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी SITORY, दोनों का मतलब होता है क्या, क्षणिक, जो क्षण भर के लिए हो ना, क्षणिक। तो कैसे याद करेंगे, TRANS, तो जो ट्रेन्स होती, दोनों में TRANS है, तो जो ट्रेन्स होती हैं वो छोटे स्टेशन पे ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी समय के लिए रुकती हैं, मतलब क्षणिक समय के लिए रुकती हैं। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, जो ट्रेन होती हैं वो छोटे स्टेशन में ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी समय के लिए रुकती हैं। ये अभी ट्रांजिटरी याद ही करा दिए कि ट्रेन्स जो होती हैं वो ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी समय के लिए रुकती हैं। फ्लीटिंग और टेम्परेरी सिनोनिम हो गया। परपेचुअल और इंटरनल, इटर्नल का मतलब अनंत, जो कभी समाप्त ना हो। परपेचुअल मतलब भी लगातार, तो इनका दूर का मतलब है कि जो चलता रहे, यानी स्थायी तो नहीं बोल सकते लेकिन क्षणिक तो नहीं है, तो अपोजिट हो जाएगा। तो दीज फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स हैं आप, रिसेंटमेंट, गुस्से, रिसेंट मतलब क्रोध, ये क्रोध की जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, टेंड टू बी ट्रांजिएंट, वो क्या है, क्षणिक हैं, कि क्षण भर में आदमी का गुस्सा शांत हो जाता है।
अब ट्रांजिटरी का अपोजिट चाहिए तो टेम्पोरेरी इसका अपोजिट या सिनोनिम चाहिए तो टेम्पोररी हो जाएगा। केयरफुल, हेटफुल और कासस, इन तीनों का मतलब सतर्क या सावधान, और खासकर कासस ये खतरे वगैरह, बिजली के खंभे वंभे से सावधान, और केयरफुल किसी काम को करते समय सावधान, और हेटफुल मतलब भी सावधान या सतर्क। अब बात आई ट्रांजिएंट के अपोजिट की, तो ये क्षणिक होता है, जबकि इंटरनल मतलब अनंत काल तक होता है, तो यही अपोजिट लगेगा। वरी का मतलब होता है सतर्क या सावधान, अलर्ट मतलब भी सतर्क या सावधान, और चेरी का मतलब भी होता है क्या, सतर्क या सावधान। चेरी फोटो शूट वगैरह, कोई आपका फोटो खींच रहा है तो आप बड़े सतर्क हैं बॉडी वॉडी को लेके, और अलर्ट आर्मी वगैरह होती है ना, और वरी युद्ध वगैरह से, खतरे वगैरह से सतर्क रहना। तो याद इसको कैसे करेंगे, ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी जो चीज़ें हैं वो क्षणिक हैं, तो सुपरफास्ट ट्रेनें कितने समय के लिए रुकती हैं, ट्रांजिएंट समय के लिए या ट्रांजिटरी समय के लिए। एक्सोडस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन। एक्सोडस का मतलब होता है विदाई। विदाई इन द सेंस ये है कि मान लीजिए लॉकडाउन जैसे लगा तो बहुत सारे मुंबई या दिल्ली वगैरह के जो वर्कर थे या लोग थे वहाँ से पलायन करने लगे। तो जब कहीं से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से पलायन करने लगते हैं तो ऐसी सिचुएशन को एक्सोडस बोला जाता है। और माइग्रेशन भी यही है सिनोनिम, डिपार्चर मतलब भी है सिनोनिम। इन तीनों का मतलब विदाई या पलायन होता है। जबकि एडवेंट का मतलब आगमन, खासकर ये जो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें होती हैं, टीवी का आगमन या बरसात का आगमन, ऐसे ऋतुओं के लिए भी एडवेंट लगाते हैं। अराइवल मतलब भी आगमन, तो इन दोनों वर्ड का मतलब आगमन है, जबकि इन सब का मतलब विदाई या पलायन है। एग्जाम्पल देखिए, देयर हैज़ बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द विलेज टू द टाउन। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे वर्करों का पलायन है कि गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। अब बात आई एक्सोडस को, अभी याद कराते हैं। सिनोनिम देखिए तो माइग्रेशन हो जाएगा। ऑफर मतलब कोई चीज़ देना, नौकरी वोकरी का ऑफर करना। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, और प्रोपोजिशन मतलब भी प्रस्ताव। तो ऑफर, प्रोपोजल और प्रोपोजिशन इन सब का मतलब प्रस्ताव होता है। एक्सोडस का अपोजिट चाहिए तो विदाई या पलायन, अराइवल मतलब आगमन, तो यही ए लगेगा। प्रिजर्वेंस और परसिवरेंस और परसिस्टेंस का दोनों का मतलब होता है सतत प्रयास। किसी काम में आप लगातार लगे हैं तो ये सतत प्रयास ही आपका कहलाएगा कि परसिवरेंस या परसिस्टेंस। और फर्मनेस तो दृढ़ता होती है, किसी काम को लेके बहुत दृढ़ हैं आप तो आपके अंदर फर्मनेस है। अब बात आई कि एक्सोडस याद करें कैसे करेंगे। 110 रुपये कम मिलता है, 110 रुपये कम मिलता है जब लड़की विदा होती है शादी में, तो 110 रुपये विदाई में कम मिलता है जब एक्सोडस होती है, यानी विदाई जब होती है। तो एक्सोडस का मतलब होता है विदाई। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, विदाई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 150 तक हम लोगों ने क्या किया डियर स्टूडेंट, कवर किया।